वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हरमीत पाजी? गुड मॉर्निंग, हैप्पी मंडे। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुहा, आपने दुरुस्त फरमाया कि हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की आमद से कबल जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया खासी तौर पर छाए रहे वो, और फिर आपने देखा कि इस्लामाबाद में जो सिचुएशन थी वो भी सबके सामने है कि पूरा का पूरा नादरा की जो इंतज़ामिया थी वो वहाँ पे पहुँच के डीजी एविएशन जो है वो भी बड़े एक्टिव थे, सारी चीज़ को मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे थे। तो माहौल तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बना था नवाज शरीफ साहब के लिए। और फिर जलसा लाहौर में था तो नज़रें लाहौर पर भी थी, और फिर हमने देखा वो तमाम तर जज्बाती मनाजिर जिस वक्त सोशल मीडिया पे काफ़ी गर्दिश कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। और फिर उसमें सबसे बड़ी बात जो नवाज शरीफ साहब ने बयानिया जो उन्होंने दिया, और वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि हाँ, जो एक दूसरे के पैर हम पाँव खींचते जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे को दूसरा साल नहीं होता और एक को निकाल के दूसरे को लाया जाता है, तो ये कहानियाँ किससे बंद होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में तकरीर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। और फिर पड़ोस की बात की कि आस पड़ोस में भी जो है ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। जाहिर बात है कि जब पड़ोस में आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे हो तो सुकून नहीं होता घर में। तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक मस्बत पहलू था। लेकिन जो बयान उन्होंने दिया मुफाहमत का, क्या ये मुफाहमत का की जो सियासत है, क्या ये अपोजिशन जो जमातें, उनके एक ही जमात थी अपोजिशन में अगर कहें, बाकी तो इत्तेहादी थी, या ये उनके लिए होगा या नहीं होगा, और क्या इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो सोच माजी में रखते थे, अब तो हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में वो कंप्रोमाइज़ ही नजर आए। लेकिन बहरहाल एक अच्छी तकरीर थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ उस तकरीर को अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुख्तलिफ हल्कों में मुख्तलिफ तरीके से उसको परसीव किया जा रहा है कि मुफाहमत की सियासत को हमेशा नून लीग या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ ने हमेशा परवान चढ़ाया, और एक बार फिर से वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो, इदारों के खिलाफ हो, कोई बयानिया लेकर वो नहीं उतरे। इवन दो कि उन्होंने अपनी स्पीच में कई दफ़ा ये भी कहा कि हम इमरान खान का नाम नहीं लेना चाहता, और मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हुई। बट ऑल दो रियलिस्टिक अप्रोच पर बात कर लेते हैं, और वो ये है कि जो आम आवाम है वो इस पर क्या रिएक्शन दे रही है, वो इसे किस तरह से परसीव कर रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 4 साल की जो खुद साख्ता जलावतनी थी, उसके बाद जब वो वतन वापस पहुंचे तो आम आवाम अब इंतखाबात में क्या सिनेरियो बिल्ड करेगी, ये एक क्वेश्चन मार्क है जिसका हम कोशिश करेंगे कि अपने पॉलिटिकल सिनेरियोज में, जब हम इसको डिस्कस करेंगे अपने पॉलिटिकल सेगमेंट में, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिकॉज आजकल आपको पता है हॉट टॉपिक यही है ना। आप सोशल मीडिया पे देखें तो हरमीत सोशल मीडिया बड़ा जालिम भी होता है। जो इमोशनल मूवमेंट्स कुछ हमने देखे ऑन स्क्रीन, मरियम नवाज के, मरियम औरंगजेब के, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के, हमजा शहबाज के, उसको लोगों ने जिस तरह से मीम्स में किया है कन्वर्ट, और उसके अलावा जिस तरह से लोगों ने अपने तबसरे दिए हैं कमेंट सेक्शन में, और बहुत सारे लोगों ने वीडियोस और पिक्चर्स को डबलिंग करके एडिट करके भी हमारे सामने पेश किया। तो खैर हम सोशल मीडिया से काफ़ी म्यूज़ हो रहे हैं आजकल ना, तो ये मुख्तलिफ मीम्स जो है आपको आती रहती हैं और आप काफ़ी इंजॉय करते रहते हैं। बट ऑल दो होपफुली कि आपका वीकेंड पॉलिटिकल ये जो भी सिनेरियो था इसके अलावा भी बड़ा ज़बरदस्त गुजरा होगा, आपकी पर्सनल लाइफ में सब कुछ बखैर आफियत होगा। एक अच्छे इनकरेज प्रोग्राम के साथ हम अपने नए हफ्ते में आ चुके हैं, तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। उम्मीद है कि ये हफ्ता हमारा और हम सबका बड़ा बेहतरीन गुजरेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू वीक, अ ब्रांड न्यू डे, अ ब्रांड न्यू शो विद गुड मॉर्निंग पब्लिक। आज के प्रोग्राम में टॉप स्टोरीज क्या क्या होंगी उससे ही अपने प्रोग्राम का हमेशा हस्ब रवायत आगाज़ कर लेते हैं। टॉप स्टोरीज में टॉप ऑफ दी ऑल, आपको पता है हम बताते हैं आपको किसने कौन सा रिकॉर्ड बना लिया, और अगर आपको कोई आर्ट आता है या आप जुगाड़ी हैं तो आप कौन सा रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल सकते हैं। दुनिया में अजीबो गरीब चीज़ें कहाँ हो रही हैं, आपके हमारी वो सारी खबरें जो कि वायरल हो जाती है, पूरी दुनिया में लोग उसे बहुत सराहते हैं। तो छोटे बड़े हर एज ग्रुप के लोग इस सेगमेंट को बड़ा एंजॉय करते हैं, हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो डेली डोज को प्रोग्राम कैसा बनाएंगे, टॉप ऑफ दी ऑल, उसके बाद पॉलिटिकल सिनेरियोस में आपको पता है नवाज शरीफ की वापसी पर डिटेल में बात करेंगे, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ होंगे, उनकी राय लेंगे, और इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो एक खूबसूरत सी रिपोर्ट हमने बनाई है हैंडीक्राफ्ट्स को लेके, स्मॉल स्केल बिजनेस अगर हम इसे कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। वो तमाम खवातीन जो दस्तकारियों पर बिलीव रखती हैं, और अभी भी आज घरों में हम देखें तो बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट बनाने वाली खवातीन बड़ी हुनरमंद भी होती हैं, और इस तरह से अब तो ऑनलाइन इसको शोकेस करना शुरू कर दिया है। तो खैर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में, और ये रिपोर्ट आपसे शेयर करेंगे आगे। हरमीत पाजी, एक होते हैं वेजिटेरियन और एक होते हैं गोश्तखोर, लेकिन एक ऐसी भी आपको पता है कैटेगरी होती है जिसमें आप अगर सब्जी बना रहे तो वो गोश्त के बगैर नहीं बनाते, और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब इस कैटेगरी को हम क्या नाम दें, इस प्यार को हम क्या नाम दें? कि आपको पता है कि मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ कि भिंडी कभी किसी के साथ इसकी नहीं बनती थी, ना इसको ना सोतन पसंद थी, ना क्या उसे कहते हैं, ना नंदे पसंद थी। लेकिन बहरहाल अब इसके साथ भी गोश्त जो है वो हमें नजर आता है, एडजस्टमेंट हो गई है दोनों की। एडजस्टमेंट हो गई तो आपकी बात दुरुस्त है, कहीं ना कहीं ये मामला हम सब्जी में भी देखते हैं।
तो बस फिर अब हमने ये इसको जो इन बिटवीन लोग हैं ना, खासतौर पे गोश्त खोरी करने वाले या फिर हम वेजिटेरियन लोगों की बात करें, तो अब हम आज प्रोग्राम में उनको भी कोई नाम देने की कोशिश करेंगे जो कि सब कुछ मिक्स करके खा लेते हैं। लेकिन आपको पता है अब हमने बात करनी है प्रोग्राम में, जब आगे बढ़ते हैं तो हम कैसे भूल सकते हैं अपने वर्ल्ड कप की, जिसके लिए मुख्तलिफ ट्वीट्स सब सामने आती हैं। तो एक ट्वीट मैंने खलीलुर रहमान कमर की देखी, उसमें वो कहते हैं कि हमारे 11 मजलूम पाकिस्तानियों को जो कि भारत में फंसे उनको वापस बुला लो, और कुछ ऐसी मीम्स जिसमें आपको पता है बाबर आजम बैठे हुए हैं और उनको कहा जा रहा है कि ज़ैनब के साथ ही वापस चला जाता है एंड ऑल दैट। इस तरह की बड़ी अच्छी अच्छी मीम्स हैं जो कि लोग शेयर करते हैं। बट ऑल्दो ऑन द रियलिस्टिक ग्राउंड्स की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के साथ जो मैच होने जा रहा है उसके लिए जो अफगानिस्तान के कोच है वो कहते हैं कि हमारी टीम बड़ी एक्साइटेड हो जाती है जब पाकिस्तान के साथ हमारा मैच होता है। तो वो एक्साइटमेंट जो है वो उनकी ऑन ग्राउंड नजर आएगी या नहीं आएगी, इसको आज के प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी अगले होने वाले मैच की। लेकिन भारत तो बड़ा अच्छा खेल रहा है, अप्रिसिएशन बनती है कि अपने होम ग्राउंड का जितना एडवांटेज वो ले सकते हैं वो ले रहे हैं, और क्या ज़बरदस्त वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रहे हैं फिलहाल। तो इसको भी प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जब इसराइल की बात करते हैं, इसराइल की जारहियत की बात करते हैं, गज़ा में इस वक्त फंसे उन तमाम मजलूम बहन भाइयों की बात करते हैं, तो उनकी इमदाद के लिए जहाँ पर पूरी दुनिया से कोशिशें की जा रही है कि जिस तरह से गज़ा में ज़मीनी रास्ता इस वक्त मुनक़ता है, फ़िज़ाई रास्ता मुनक़ता है, बहरी रास्ता जो है उसको नहीं मेक श्योर किया जा रहा कि किस तरह से इमदाद को वहाँ पहुँचाया जाए। लेकिन ऐसी सूरत हाल में अल खिदमत फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो हमारी सिर फ़हरिस्त एक ऐसा इदारा, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने अगर तुर्की की बात करें, अगर गज़ा की बात करें, दुनिया में कहीं भी होने वाले कुदरती आफात की बात करें, तो ऐसी नागहानी सूरत हाल में अल खिदमत फाउंडेशन ने हमेशा अपनी खिदमात को पेश किया है। और एक बार फिर से पाकिस्तान में ये एक वाहिद ऐसा इदारा है जो बाकी तमाम स्मॉल NGOs और बड़े ऐसे इदारे जो कि अपनी इमदाद गज़ा तक पहुँचाना चाहते हैं, वो सेलिब्रिटीज़ जो अपनी इमदाद गज़ा तक पहुँचाना चाहते हैं, वो अल खिदमत फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इनका क्या प्लान है, किस तरह से अपनी इमदाद वहाँ पहुँचाई जाएगी। आपके सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ तमाम चीज़ों को रखेंगे और ये बाकायदा एक सेगमेंट होगा हमारा। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। आगे बढ़ते हैं और आपका और मेरा फेवरेट सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, जिसको हरमीत पाजी ने आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से, हमने आपको पता है ऐसी ऐसी खबरें ढूंढ के लेके आए हैं कि खाली इस एक वाइड सेगमेंट में हम सब पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारी टीम जो प्रोडक्शन टीम होती है हरमीत सिर्फ वो पार्टिसिपेट नहीं करती, एक खबर आप भेजते हैं, एक खबर मैं भेजती हूँ, एक हमारी प्रोडक्शन टीम भेजती है, और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी अनोखी अजीबोगरीब खबरें आ जाती हैं जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो चलिए जी डोज की तरफ चलते हैं। मंडे का फर्स्ट डोज आपको देते हैं। पहला डोज जो है वो हमने आपको देना है कि बस सब इंसानों को कॉपी करने वाले कॉपी कैट्स, ऐसे कुछ जानवर भी हैं कॉपी कैट्स, मतलब देखिए बड़ा ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन बन गया है। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे पेट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं अरमीत जो कि बहुत ज़्यादा इंसानों को फॉलो करते हैं, या आप उन्हें कहें कि उनकी नकल करने का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक है। अमेरिका में एक ऐसी वीडियो हमारे सामने आई। अमेरिका में ये भालू जो है वो पहले घर में घुसा, फिर गया किचन में, फिर उसने खोली फ्रिज, और फ्रिज से गेस व्हाट किसने क्या निकाला पता नहीं, अब उसने कहाँ खाता हुआ किसको देखा होगा, उसने निकाल लिया लजानिया। लजानिया का तो आपको पता ही होगा, एक मॉडरेट सी फॉर्म है आपके पास्ता की और लोग उसे बड़ा पसंद करते हैं। और आपको पता है उसने फ्रिज से लजानिया चुराया और फिर उसने दरवाजे का रास्ता नहीं लिया, खिड़की से ऐसे नीचे उतरा, छलांग लगाई और रफू चक्कर हो गया। पता नहीं कहाँ बैठ के खा रहा होगा लजानिया। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो थी जो कि CCTV दुरुस्त है। वैसे जितने भी हम देखते हैं, जितने भी पेट्स लोगों ने पाले हैं, या जापान की बात की जाए सोहा, तो वहाँ पे तो जितने भी, क्योंकि वहाँ पे पालने पर बहुत जगहों पे पाबंदी भी है, लेकिन वहाँ पे जानवर जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको मुख्तलिफ स्ट्रीट में नजर आएंगे। और एक चीज़, क्योंकि वो जब मिलते हैं एक दूसरे से, जैसे हमारा अस्सलाम वालेकुम है या सत श्री अकाल है, तो वहाँ आप जो अंदाज, तो कहीं ना कहीं जानवरों ने भी वो अंदाज इंसानों को कॉपी करके अपनाए हुए हैं, और जहाँ से वो गुजरते हैं वो भी ऐसे ही करके निकल जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे भी देखी। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो भालू, आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं मोनिटर कर रहा था कि भैया ये जो अंदर शख्स है या खातून है ये किस तरह खाते हैं, क्या खाते हैं और कैसे उठाते हैं, फ्रिज कैसे खोलते हैं। तो मेरे ख्याल में काफी मोनिटर करने के बाद फिर इसने हल्ला बोल दिया। और फिर जाहिर बात है इसमें भी तो एंजॉय करना है ना कि इंसान क्या करते हैं, हम भी ट्राई कर लेते हैं। बस देखिए इसका मतलब है कि वो मुसलसल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहा था और फिर उसका दिल ललचाया होगा और लजानिया खाना होगा और उसके लिए उसको कोई रास्ता नहीं मिला। उसने कहा कि अच्छा वैसे जिस खातून ने बनाया होगा उसको सोचे ना कि उसने लजानिया बना के फ्रिज में रखा और उसको फ्रीज़ किया और बाद में आई तो वो नज़र ही नहीं आया। लेकिन खैर CCTV फुटेज ने उसने क्या किया, उस खातून ने इस CCTV फुटेज को निकाला और सोशल मीडिया पे डाल दिया और बड़ा इंटरेस्टिंगली लोगों ने इस पर अपने तबसरे करना शुरू कर दिए। वैसे अंदाजा लगा ले अगर ये टेस्ट भालू को भाग गया तो फिर बड़ा मुश्किल होगा दोबारा खवातीन
फैमिली के लिए दोबारा बनाना, फ्रिज में चीज़ें रखना, बड़ा ध्यान रखना होगा अपनी खिड़कियाँ और दरवाज़ों का। लेकिन हरमीत लजानिया वैसे ही बहुत टेस्टी होता है ना, मतलब मैं जब भी खाती हूँ तो मुझे लगता है कि पूरा बाउल खाना तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज पास्ता इज़ लाइक अनदर फॉर्म, लेकिन लजानिया अंदर ना वही गोश्त खोरी वाली बात कि इसके अंदर ज़्यादा चिकन मिक्स कर दिया जाता है, बाजू का आप कोई और भी गोश्त खोरी जो है अगर आप कर रहे हैं तो मिक्स कर सकते हैं, तो फिर वो मेरे ख्याल से लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। और दो आगे बढ़ते हैं, सुबह सुबह बस हम खाने की इतनी बातें करते हैं कि अगली खबर ही हमसे ना हो सके। लेकिन चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है वो एक रिकॉर्ड बनाने की है, और अगेन हमारे डेली डोज में कोई ऐसा रिकॉर्ड ना हो जो कि गिनीज बुक वर्ल्ड का हो, तो ये तो हो नहीं सकता। 469 फीट हाइट से फेंकी गई ये गेंद पकड़ने का आलमी रिकॉर्ड इस बच्चे ने बना लिया है। और आप हाइट चेक करें तो आपको अंदाजा हो कि साइड से तो अगर आप बॉल को देखें तो पता नहीं बॉल भी नजर आए कि ना आए, ऊपर से हरमीत पाजी जैसा बंदा हो तो आपको पता है उनको तो हाइट से वैसे इतना डर लगता है, तो वो आती भी बॉल को तो देखे ही ना। खैर इसने बहुत अच्छा, वैसे practice सोहा की है। ये वाकई में टेनिस गेंद पे ज़्यादा हम खेलते थे, क्योंकि ज़्यादातर रुझान हमारे टेनिस, जितने भी खिलाड़ी आपने देखे हैं वो अगर मेन स्ट्रीम पे आते हैं तो वो टेनिस से ही आगे निकल कर फिर वो हॉट बॉल की तरफ आते हैं, और वाकई में इसके कैच करना मुश्किल ही होता है, क्योंकि ज़्यादा फ्लेक्सिबल ही होता है, ये गेंद ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। और वैसे अगर बात की जाए तो ग्राउंड में जब बहुत सारे खिलाड़ियों की कोशिश होती है कि भाई ऊंची ऊंची गेंद को फेंक देना, फिर कैच करना, और वो पकड़ना भी बड़ा मुश्किल होता था। इसमें भी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि वो बड़े माहिर होते हैं गेंद को ऊंचा फेंकने के लिए, लेकिन ये वाकई में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई 469 यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि फिट से ये गेंद फेंकी गई और फिर उन्होंने कैच कर लिया, और उम्र देखें तो छोटी सी उम्र है भैया भाई। लेकिन आपको पता है हरमीत, इस बच्चे का कहना ये है कि ऑब्वियसली इससे इंजरी हो सकती है, और इसके जो ट्रेनर्स हैं या अम्मा बा जो घर पे हैं वो कहते हैं कि हाँ हो सकती है इंजरी, लेकिन उसको गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इतना क्रेज़ था कि उसने कहा कि उस रिकॉर्ड के आगे ये छोटी सी इंजरी कुछ भी नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर इंजरी हो भी जाती है तो। खैर पहले बहुत ज़्यादा कोशिश की, और कोशिश करने के बाद आपको पता है एक दिन में तो कुछ नहीं होता, पूरे 2 महीने उसने इस चीज़ की प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर कहीं जाकर रिकॉर्ड बना है। तो हर चीज़ के लिए मेहनत दरकार होती है, उसके बाद ही फिर तारीख में कुछ इस तरह के रिकॉर्ड बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं, और अगली खबर जो है वो ऐसे बहुत सारे लोग इसी का इस्तेमाल बड़े गलत तरीके से करते हैं, और बहुत सारे घरों को का जो है बड़ा बुरा हाल भी हो जाता है, यानी जादू टोने का जो अमल है। और हम देखते हैं कि अमलियात, और फिर वही बात आपने दुरुस्त फरमाई कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं सारी उम्र लग जाती है डॉक्टर्स की पढ़ाई में, और लेकिन एक शुफ से जो है आपका सारा काम भी हो जाता है। लेकिन बहरहाल अब डिग्री आ रही है तो मैं समझता हूँ कि चलो यहाँ पे तो घर बड़े उजड़े थे, अब वहाँ पे कितने घर उजड़ेंगे और बरतानिया में, लेकिन डिग्री की सूरत में बहुत सारे। और एक और चीज़ जो हमने देखा है कि यहाँ पे भी बहुत सारे जो चाहे वो हमने देहात की तो बात की, शहर में बड़े ऐसे लोग जिनका ताल्लुक जो बाहर डिग्रियां लेके आ चुके हैं, तो फिर हमने देखा है कि उनके भी मुख्तलिफ यहाँ पे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में ग्रुप्स बने होते हैं, और उसमें काफ़ी एलीट क्लास के लोग जाते हैं, वो भी इन सारी चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, और मुख्तलिफ इसमें जादू टोने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं, और उस तरीक़ाकार पे वो बैठे होते हैं घंटों घंटों। तो मेरे ख्याल में मुझे आज भी याद है कि मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था रात का तकरीबन, क्योंकि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और मेरे घर के पास कब्रिस्तान था, तो मैं वहाँ से गुजर रहा था। अचानक कब्र से एक शख्स नमोदार हुआ, मुझे खौफ भी बड़ा तारी हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि वो शख्स जो है वो चिल्ला काट रहा था। तो ये चीज़ें हमने आसपास बड़ी देखी हैं वैसे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, और कसरत से ज़्यादा इस तरह की चीज़ें तो आपको पता है हम पाकिस्तान में देखते हैं कि हर किसी, अगर आप देहात में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो क्या ज़बरदस्त इश्तिहार लगे होते हैं आपकी मुख्तलिफ दीवारों पे कि महबूब एक दिन में आपके कदमों में, एक दिन में आपको जॉब मिल जाएगी, अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो भी, और अगर आप बहुत सारे पैसे हासिल करना चाहते हैं तो भी। मतलब ऐसा कौन सा मसला है जिसका हल आपके अमलियात करने वाले इन बाबा जी के पास नहीं होता। बट ऑल दो ममानियत भी है, साथ साथ इस बात का भी मेरे ख्याल से जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस चीज़ को मना किया गया आपको उस चीज़ से परहेज़ ही करना चाहिए। लेकिन बाकायदा बरतानवी यूनिवर्सिटी ने इसको डिग्री के तौर पर अब लॉन्च तो कर दिया है, 2024 में इसको बाकायदा लॉन्च किया जाएगा, और अगर कोई इस तरह की डिग्री करना चाहता है तो मेरे ख्याल से यू कैन गेट एडमिशंस नाउ। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। अब ये एक क्विक सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आएंगे वापस अपने दीगर सेगमेंट्स के साथ, तो स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो चांद रात के बाद नून लीग की हो गई ईद, क्योंकि उनको हो गई है उनके कायद की दीद। अच्छा, ये तो शेर हो गया, खैर। लेकिन अगर शेर की बात करें या शेर के आने की बात करें, तो आपने वीकेंड पे जो सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो को शोकेस किया, अगर आप प्रिंट मीडिया देखें, आप सोशल मीडिया देखें, या आप किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लें, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि 4 साल के खुद साख्ता जुलावतनी के बाद इस्लामाबाद पहुंचे और उसके बाद लाहौर से सीधा जलसागाह और फिर लोगों का जम्मे गफीर था जिससे उन्होंने खिताब किया। हाँ, नून लीग का ये टारगेट के लोग बहुत बड़ी तादाद में आएंगे, खैर ये तो पूरा हो गया। लेकिन जो मुफाहमती खिताब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया, उसको मुख्तलिफ हल्के अप्रिशिएट कर रहे हैं। अपने तौर पर परसीव किया जा रहा है कि हाँ, ये कोई डील भी हो सकती है, लेकिन हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि ये बहुत अच्छी मुफाहमत की सियासत की एक बुनियाद रखने जा रहे हैं कि मैं इंतकाम की सियासत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, सिर्फ मुल्क की तरक्की के लिए मैं दिन रात काम करना चाहता हूँ और नून लीग को इस तरह से और मुल्क को इस तरह से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो क्या आम आवाम इस पर परसीव कर रही है, इस पर हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। इसके अलावा वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो चांद रात के बाद नून लीग की हो गई ईद, क्योंकि उनको हो गई है उनके कायद की दीद। अच्छा, ये तो शेर हो गया, खैर। लेकिन अगर शेर की बात करें या शेर के आने की बात करें, तो आपने वीकेंड पे जो सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो को शोकेस किया, अगर आप प्रिंट मीडिया देखें, आप सोशल मीडिया देखें, या आप किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लें, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि 4 साल के खुद साख्ता जुलावतनी के बाद इस्लामाबाद पहुंचे और उसके बाद लाहौर से सीधा जलसागाह और फिर लोगों का जम्मे गफीर था जिससे उन्होंने खिताब किया। हाँ, नून लीग का ये टारगेट के लोग बहुत बड़ी तादाद में आएंगे, खैर ये तो पूरा हो गया। लेकिन जो मुफाहमती खिताब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया, उसको मुख्तलिफ हल्के अप्रिशिएट कर रहे हैं। अपने तौर पर परसीव किया जा रहा है कि हाँ, ये कोई डील भी हो सकती है, लेकिन हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि ये बहुत अच्छी मुफाहमत की सियासत की एक बुनियाद रखने जा रहे हैं कि मैं इंतकाम की सियासत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, सिर्फ मुल्क की तरक्की के लिए मैं दिन रात काम करना चाहता हूँ और नून लीग को इस तरह से और मुल्क को इस तरह से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो क्या आम आवाम इस पर परसीव कर रही है, इस पर हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। इसके अलावा हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। आप दोनों को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मा साहब। जी, कैसी हैं आप? सोहा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। उस्मा साहब कहिएगा, ओह, गुड टू सी यू टू। ये गुड टू सी यू हमारे गोडे के टो में बैठा हुआ था और इसलिए हमने प्रोग्राम का आगाज सोचा इसी से कर रहे थे। लेकिन गुड टू सी यू नवाज शरीफ एज वेल ना। अब वो इतने एक लंबे अरसे के बाद वतन वापस पहुंच रहे हैं, लोगों का क्या ऑन ग्राउंड रिएक्शन था, रिव्यू था एट दैट टाइम, बिकॉज यू वर देयर टू? सोहा, इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं तो हैरान हूँ। मुझे पता था कितने लोग वालेहाना मोहब्बत करते हैं, लेकिन हर जो आँख थी अश्कबार थी, आंसू रवा दवा थे। और ये वो आंसू थे जो कि पता नहीं कितने साल से लोगों ने अपने अंदर दबाए हुए थे। वो उन्होंने अपने एक महबूब कायद को देखा और फिर वो कंट्रोल नहीं कर सके। और जो एक ईद का समा था, जो जश्न का समा था, जो खुशी का समा था, क्योंकि आपको पता है कि 4 साल कैदो बंद में पूरी नून लीग की लीडरशिप ने गुजारा और जो कारकुन थे उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। इन्होंने 1 टका किसी ना MNA को दिया ना MPA को दिया, वो अपने इलाकों में कुछ भी नहीं कर सके। तो इसलिए जो इतना मुश्किल वक़्त एक पार्टी देखे, और बिल्कुल वो पार्टी जो थी वो बिल्कुल इस वक्त जो थी आप कहें कि सोई हुई थी। मरियम नवाज साहिबा को मैं ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगी कि वो जब से चीफ ऑर्गेनाइज़र लगी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लगी, उन्होंने एक नई रूह फूंकी। उन्होंने पूरी पार्टी को दोबारा खड़ा किया और उनको एक्टिवेट किया। जितने भी विंग्स आप कल देखते थे, MSF, जो यूथ, इमरान खान बड़ी जनाब शो मारते थे ना कि सारा यूथ मेरे साथ है और सारी ख्वातीन मेरे साथ हैं। तो अगर कल देख लेते कि सारी यूथ और सारी ख्वातीन तो मीनारे पाकिस्तान में बैठी हुई थी, तो और बच्चे, बूढ़े, जवान आएंगे। सर, आप भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ रहे और बड़े खबरों के हवाले से अगर बात की जाए तो बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं आप सर। इलेक्शन के हवाले से हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर देखी उसमें इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं था, तो सर ये बताएगा क्या कि इलेक्शन के कोई चांसेस होने वाले हैं कुछ करीब? देखें हरमीत, इलेक्शन की बात हुई थी, यानी जब बिजनेस लाउंज के अंदर हम लोगों ने सवाल किया था दुबई में कि मौलाना फजल रहमान साहब फरमाते हैं कि इंतखाबात की जो है वो थोड़ी सी ताखीर की जाए, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन के इंतजाम और इंतराम का जो जिम्मेदार इदारा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और इलेक्शन कमीशन जो है इस वक्त बाइख्तियार है और उसी की जो मौक़िफ़ है उसी की मैं हमायत करता हूँ। तो नवाज शरीफ साहब ने जनवरी एंड में इंतखाबात कराने की जो है वो हमायत कर दी है।
और इसके साथ साथ हरमीत साहब ये बताऊं मैं आपको कि मैं समझता था, यानी मैं उज़मा साहिबा की बात को आगे बढ़ाता हूँ, मैं समझता था कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो वोट बैंक है वो सारा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मुंतकिल हो चुका है यकीनी तौर पर, यानी लोगों ने उनको नवाज शरीफ साहब का जानशीन समझ लिया है। बिल्कुल ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन ये कह देना कि सारा वोट बैंक, मैं इस बात से अब इख्तिलाफ करूंगा। और ये इट वॉज शॉकिंग फॉर मी एज वेल कि जब लाहौर का जलसा देखा तो ये लाहौर का जलसा नहीं था। ये लाहौर से बाहर, अगर आप मीनार पाकिस्तान से बाहर देखें तो आप देखें कि वो आज़ादी इंटरचेंज, ग्राबी पुल तक, फिर टोल प्लाजा तक, यानी पूरा का पूरा लाहौर शहर चौक हो गया। कम्यूट करने में एक इलाके से दूसरे इलाके में मतलब घंटों बीत रहे थे और अवाम ही अवाम। अच्छा, दूसरा एक फर्क और भी होता है कि मुस्लिम लीग नवाज के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में, यानी पीटीआई के अंदर खवातीन और मर्दों की जो जलसे होते हैं, जो अटेंड करने वाले होते हैं, वो तकरीबन स्ट्रेंथ 18-20 होती है, 15-20 का फर्क होता है। नवाज शरीफ की जो पार्टी है उसमें 4% खवातीन होंगी और बाकी जो है वो 96% जो है वो मेल क्राउड होता है। तो इस मर्तबा भी वही बात है कि उनकी खवातीन जलसों में नहीं आती, ये एक ऑब्वियस बात है और ये एक बात जो है हमने माजी में भी देखी है। अब कुछ ट्रेंड थोड़ा सा बदला जो है जितनी तौर पर है, लेकिन अभी भी एक, यानी अगर ये जलसा अगर इसमें 100 लोग हैं तो आप ये आयसन अयूब साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमने जो देखा इसमें कोई शक नहीं है कि बनियानियों की प्लेटें भी चली, गवर्नमेंट ने भी ट्रेनें भी फ्री में चलाई, बसें भी, सरकारी बसें भी चली, जलसा कामयाब था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डॉन न्यूज की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक यूथ और खवातीन का ना होना ये एक बहुत बड़ा धचका है नून लीग के लिए, इस पर आप क्या कहते हैं सर? मैं यही बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज के जलसों में खवातीन कभी भी नहीं होती। अभी थोड़ा सा ट्रेंड बदला है कि कुछ खवातीन ने आना शुरू किया है, इस बात में तो कोई नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मर्द हजरात आए हैं वो वोट मुस्लिम लीग नवाज को देंगे और खवातीन जो है उनकी घर वाली वो उठा के वोट दे देंगे पीटीआई को, ऐसा नहीं होता। यानी एक घर के अंदर जो है अगर 4 मर्द एक तरफ है तो अगर 2 खवातीन है या 3 खवातीन है तो उन्होंने भी वोट उसी साइड पर ही देना होता है, क्योंकि जो फैमिली ही डिसाइड करती है। और पाकिस्तान में जो पंजाब के अंदर बरादरी के वोट होते हैं तो वो बरादरी धड़ा ये चीजें चलती हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ट्रेंड जो है ना, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ट्रेंड ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। और ये जो कि ऑन ग्राउंड में उज़मा साहिबा आप भी मौजूद थी, तो खवातीन की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, बच्चों की बात करें, बच्चियों की बात करें, तो हमने देखा कि अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन इस पर आप क्या कमेंट करेंगी कि अगर हम उस नैरेटिव की बात करें जो कि बिल्ड किया गया था एट दैट टाइम लंदन से, हमने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वहाँ मौजूद थे तो आला क़यादत वहाँ पर गई, इस्टेब्लिशमेंट या जर्नल्स के खिलाफ जो एक इस्टेब्लिशमेंट बयानिया शुरू किया गया था उसको बीच में छोड़ दिया, और अब जब वापस आए तो वो कहते हैं कि मैं इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं रखता। मुफाहमती खिताब जो है उस पर आप क्या समझती हैं कि क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं और किस तरह से वो उससे आगे ड्राइव करेंगे? पहले तो मैं हसन अयूब साहब से माजरत के साथ थोड़ा सा इख्तिलाफ करना चाहूँगी, और ये जो डॉन न्यूज़ ने जो खबर दी है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरे ख्याल में इन्होंने पता नहीं कौन सी ऐनक लगाई हुई थी। एक रात पहले जलसे से जब मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ गए हैं तो मैं भी वहाँ मौजूद थी और पूरे मैदान में कैंप्स लगे हुए थे यूथ के, यूथ बेतहाशा था, इतना यूथ था कि वो एक दिन पहले ही आ गए थे और पूरा उन्होंने जलसे के मैदान को सजा लिया था। और माजरत के साथ बेतहाशा ख़वातीन थीं, हर डिस्ट्रिक्ट से ख़वातीन आई हैं। मैं खुद 3 डिस्ट्रिक्ट्स को डील कर रही थी। मैं कहती हूँ कि द ओनली प्रॉब्लम इज, जो कि मैंने इनको हाईलाइट किया था इंतज़ामिया को, मैंने कहा देखें पीटीआई में ख़वातीन का जो इंक्लोजर होता था वो बिल्कुल फ्रंट में बनता था और सब लोगों को नज़र आ रहा होता था कि ये ख़वातीन का इंक्लोजर है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये साइड पे बनाते हैं। जब आप साइड पे ख़वातीन का इंक्लोजर बनाएंगे तो जाहिर है कि मीडिया या सारे कैमरास जो है वो तो हर वक्त वो नहीं दिखाते ना साइड का एक इंक्लोजर जो है। लेकिन जम्मे गफीर था, खुदा के लिए दोबारा देखे जाके, मैं आपको फुटेज भेजती हूँ, मैं वहां मौजूद थी, हजारों की तादाद में खवातीन थी। और मैं आपको बता रही हूं कि अगर हम देखें सारी सूरत-ए-हाल में जो प्रोटोकॉल हमने देखा, एक प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल नवाज शरीफ साहब को दिया गया, मीडिया के साथ साथ हमने वहां पे ये भी देखा कि बहुत सारे चुने जो गिने चुने चैनल थे उनको इजाजत मिली, बहुत सारे यूट्यूबरों को नहीं इजाजत दी गई। एक और चीज, पीपल्स पार्टी का आप लोगों पे इल्जाम है कि फिर इलेक्शन ही ना करें। वैसे तो लग रहा है जिन हालात से नवाज शरीफ साहब डील करके आए तो वज़ीर आज़म वो है। देखिए मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी तो ये समझ के बैठी हुई थी कि अगला प्राइम मिनिस्टर तो बिलावल है।
अब इनको अगर इतनी खुशफहमी थी तो इसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता है। आपने वालेहाना मोहब्बत देखी और वोट की ताकत देखी तो वो मियां नवाज शरीफ के लिए है। वो मेरे ख्याल में आज पहले से ज्यादा ताकतवर होके वापस आए हैं, तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई डील नहीं, डील तो 2018 में हुई थी जब आरटीएस बैठ गया था और जब पूरे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में खींच के लोग लाए गए थे, जब चेयरमैन सेनेट जो था नंबर ना होने के बावजूद इन्होंने इमरान खान ने अपना बिठा दिया था, तो वो डील तो तब हुई थी। आज तो कोई डील नहीं हुई है। आज तो हसन अयूब साहब एक और चीज जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है सोशल मीडिया पे, वहां में हमने पुलिस को देखा बैनर लगाते हुए। तो आप इस सारे सूरत हाल में अगर हम बात करें, कल कन्वेंशन था पीटीआई का, सारे बोर्ड तोड़ दिए गए, लोगों को पकड़ा गया। आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब तो मुफावत की बात करते हैं, तो इस वक्त जो निगरान सेटअप है, जिस तरीके से वो लोगों को उठवा रहा है, एक कन्वेंशन को भी नहीं बख्श रहा, तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही है या कहीं ना कहीं जो 2018 में बात सारी ये है कि इमरान खान ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अगर वो एक सियासी सोच के साथ, अगर वो सियासी सोच के साथ आगे चलते तो आज उनकी पार्टी के साथ वो ना होता जो हो रहा है। वो 9 में की जो सारी इन्होंने जेन साजी की थी, ये उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अगर वो ना करते तो आज ये उनके साथ आप इस हवाले से क्या कहते हैं ऑन ग्राउंड? सोहा, आखिरी बात, पीटीआई के जलसों में भी इतनी सिक्योरिटी होती थी, इतने ही इंतजामिया होती थी। सो ये ना समझे सिक्योरिटी जो और इंतजामिया है उनका ये काम होता है, उनका काम होता है कि जो भी लोग आते हैं उनकी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी होती है। इंतहाई अदब के साथ यही सवाल मैं थ्रो करना चाहती हूँ हसन अयूब साहब से। सब आप क्या कहेंगे प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनका कहना ये कि मुख्तलिफ वीडियोस ये भी सामने आ रही है कि लोगों को कुछ कह के लाया गया था, वो फैसिलिटेशन नहीं दी गई एंड ऑल दैट, आप इस पर क्या कहते हैं? अपनी दुकान बंद करने फारिग हो गई है उनकी दुकान। लाए जा सकते हैं 500,000 के करीब आप लोग अपनी जो है वो किरायों पर भी लेकर आ जाते हैं, आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि आप कह दें कि ये जो मजमा आया था ये पैसे देके लाया गया, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये फिर एक जलसा तकरीबन, ये मैडम एक जलसा यानी आपको 200-300 अरब में पड़ेगा, यानी इतने पैसे तो कोई भी नहीं लगाती ना सियासी जमात। तो ये जो जलसा था ये मतलब 500,000 5,000 तक भी मैं मान सकता हूँ कि बंदे खरीद के लेकर आ सकते हैं। जब एक लाखों के अंदर लोगों को लेकर आना है, यानी एक जो फिगर आ रहा है वो 135 प्लस का फिगर है, तो 1,35,000 बंदों में से अगर 5,000 किराए पर भी आ गया तो 1,30,000 तो अपनी मर्जी से है ना। तो बेसिकली ये तो इल्जाम तराशी है। और देखिए हमने देखे हैं कि सरकारी जलसे जब हुए माजी में, यानी इवन के एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हक में भी जलसे जो कराए हैं उनकी स्ट्रेंथ हमें नजर आ जाती है। यानी ये जलसा वो नहीं था जब नवाज शरीफ साहब आए हैं तकरीर करने के लिए, उन्होंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोला है, तो आपने रिस्पॉन्स सुना था क्राउड का? जो किराए पर लाई गई होती है उनका रिस्पॉन्स ये नहीं होता। एक चीज तो ये है। दूसरा जो हरमीत क्वेश्चन कर रहे थे कि पीटीआई का कन्वेंशन नहीं करने दिया जा रहा और नवाज शरीफ साहब जो है वो मुफावत की इजाजत की बात कर रहे हैं, तो ये बात आप सही फरमा रहे हैं। हर सियासी जमात को सियासी अमल का हिस्सा होना चाहिए। और जिस तरह अगर मुस्लिम लीग नवाज को जलसा करने की, कन्वेंशन करने की इजाजत है, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी इजाजत होनी चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये मुतलका मामला है निगरान हुकूमत का, इसके जिम्मेदार नवाज शरीफ साहब नहीं है, इसके जिम्मेदार पीपल्स पार्टी नहीं है, इसकी जिम्मेदार जमात इस्लामी या जमीयत उलमा इस्लाम नहीं है। इट इज इन बिटवीन, देखिए इट इज प्योरली इन बिटवीन पीटीआई एंड द गवर्नमेंट ऑफ द डे। गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है, जो इस वक्त पंजाब की है। खूबसूरत बात की हसन अयूब साहब। इसी उस्मा साहब आपकी तरफ आऊंगा। एक तो हसन साहब ने जो बात की कि ये मामला नून लीग का नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि असातिज़ा का मामला आता है वो निगरान सेटअप के साथ है, लेकिन मुशावरत होती है मरीम नवाज साहबा के साथ। एक और चीज उस्मा करदार साहबा, हम देख रहे हैं कि वही जहांगीर तरीन साहब का जो जहाज था जिसने उड़ान भरा पीटीआई के दौर में, आप भी उसमें शामिल थी, तो फिर हमने बहुत कुछ देखा। अब हेलीकॉप्टर जहांगीर तरीन का इस्तेमाल हुआ है, तो क्या हम देखें बल्कि बी टीम आने वाली नून लीग की वही है? देखिए मेरी बात सुने, आपको वो पंजाब का डिबैकल तो याद होगा। वहाँ पे जहांगीर तरीन और अलीम खान और हमजा शहबाज ये सब इकट्ठे थे और इन्होंने मिल के जो अपनी पूरी जो थी वो तहरीक उनकी चली थी। तो इनमें कोई दुश्मनी तो नहीं है। आप क्या समझते हैं कि कोई इनमें दुश्मनी है आपस में? वो एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे को जानते हैं। जिस तरह ऑन चौधरी थे जो थे वो शहबाज शरीफ की कैबिनेट का हिस्सा थे, तो कोई अजंबे की क्या बात है?
ये मतलब है कि बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे के वो साथ देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और अगर कभी इलेक्शन में कोई अलायंस हुई तो किसी भी पार्टी के साथ हो सकती है। फिर हम कह देते हैं कि मोहब्बत और जंग में जब सब चीज जायज है तो मेरे ख्याल से सियासत और मोहब्बत और जंग में भी एक पैगाम मैं आपके सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को देना चाहती हूँ कि खुदारा आपकी दुकान बंद हो गई है, आप अपना सोशल मीडिया बंद करें, इंटेंसिव केयर में जा चुके, बहुत बदहजमी हो गई है। इसका मतलब अपनी सेहत का कुछ ख्याल करें। पाकिस्तान नून लीग की बी पार्टी हो सकती है, इज इट राइट? नहीं, बी पार्टी की बात नहीं है। देखिए, बी पार्टी की बात, देखिए आपको वो बाई इलेक्शन याद है, वो जो 20 सीटें थी, उसमें जो नून लीग ने अपनी पूरी कमिटमेंट पूरी की थी, जहांगीर तरीन साहब से और अलीम खान साहब थे, सारी टिकटें उन्होंने उन लोगों को दी थी ये जो उनकी जहांगीर तरीन के ग्रुप के साथ थे। अब ये और बात है कि नून लीग, एक तो वो पहले प्लान था सारा, वो बाजवा साहब ने सारा प्लान किया हुआ था इन सबको हराना है, और दूसरे नून लीग का जो वोटर और सपोर्टर था ना, उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया बाहर से आने वाले लोगों को। नवाज शरीफ साहब ने एक और सोहा आपने भी देखा होगा, देखी होगी तकरीर, उसमें बड़ी खूबसूरत बात कर दी थी उन सब के साथ। अब जो आगे इलेक्शन आ रही है उसमें सब अपने अपने एजेंडे पे, ठीक है, आने वाले इंतखाबात की बात कर लेते हैं, और अपने इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, जिसको जहां सूट करेगा वहां पे अलायंस हो जाएगी। इन्हीं कैंपेन्स पे और नैरेटिव पे बात करते हैं। हसन यूसुफ, आपकी जानिब आऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप इस पर जरूर कमेंट करें कि बाय हुक और बाय क्रुक चले नून लीग कामयाब रही इस जलसे को सक्सेसफुल बनाने में, लेकिन अगर आने वाले इंतखाबात की बात करें तो आप बताएं कि वो जो नैरेटिव लेकर आए हैं उसमें क्या बात की जा रही है, पब्लिक रिव्यू क्या है? मुख्तलिफ हल्कों में कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसी मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए, हम इसको इंडोर्स करते हैं, सेकंड करते हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है, जो बयानिया दिया है, इसको तो अक्रॉस द बोर्ड लोगों ने अप्रिशिएट किया है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। हालांकि एक्सपेक्टेड ये था कि शायद वो थोड़ी बहुत तनकीद करेंगे, मैं समझ रहा था कि शायद वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का जिक्र करेंगे, क्योंकि वो पहले उन्होंने मुतअद्दिद मर्तबा लंदन के अंदर उनका नाम लिया था, लेकिन पाकिस्तान आकर उन्होंने फिर उनका नाम नहीं लिया। ये चीज मैंने फील की है। लेकिन अभी देखना ये है कि देखिए, सियासत जो है ना, उसमें हवा बड़ी मैटर करती है। नवाज लीग के लिए जो गर्म हवा थी, वो नवाज शरीफ साहब की आमद के साथ ही, लैंडिंग के साथ ही वो हवा बहुत ठंडी हो चुकी है, और जब लोग हवाओं का रुख देखते हैं तो फिर लोग अपनी सिमत का तयन भी करते हैं। आपने देखा था कि दुबई के अंदर एक जो है वो बिजनेसमैन, एक बिजनेस टाइकून जो है रियल एस्टेट के, उन्होंने भी जाकर मुलाकात नवाज शरीफ साहब से की। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने भी हवाओं का रुख जो है वो पहचान लिया, भांप लिया। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि आपके व्यूअर्स के लिए कम से कम इम्पोर्टेंट खबर होगी कि सऊदीया में और दुबई में बहुत अहम मुलाकातें करके आए हैं। ना सिर्फ वहाँ के जो अमाराती हुकाम से या सऊदी हुकाम से, बल्कि उनकी जो बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओ से भी उन्होंने मुलाकात की है। और आपको एक और बात बताऊं कि जो दुबई एयरपोर्ट के ऊपर मैंने नवाज शरीफ साहब का प्रोटोकॉल देखा है, उस प्रोटोकॉल के मुकाबले में जो पाकिस्तान में उनको प्रोटोकॉल मिला है वो 1/3 भी नहीं था। यानी वहां पर दुबई के अंदर यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर, यूनिफॉर्म जो शुरता, आपकी बात दुरुस्त है हसन अयूब साहब, हवाओं का रुख जब बदलता है तो बहुत सब कुछ बदल जाता है। उस्मा साहिबा, अगर हम देखें शाहिद खाकान अब्बासी साहब नजर नहीं आए जलसे में, तो क्या उनको राजी करने के लिए कोई आपकी टीम मुतारिक हो चुकी है? शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो बहुत पुराने कारकुन हैं, और उनको इतनी पार्टी ने इज्जत दी कि उनको प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बिठाया। मेरे ख्याल में उन्होंने पार्टी के साथ कुछ थोड़ी सी ज्यादती इस तरह से की कि वो जाके मीडिया पे बैठ के पार्टी पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने जो बातें की वो सही नहीं था। मुझे अभी तक याद है कि इमरान खान जो थे वो इतने वो गुस्से में आ जाते थे अगर कोई उनकी पार्टी का बंदा मीडिया पे जाके पार्टी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करता था। आप जाएं, मियां नवाज शरीफ से मिलें, शहबाज शरीफ से मिलें, उनको गोश गुजार करें कि आपको क्या इख्तलाफात हैं, तो वो सुनेंगे आपकी बात। लेकिन ये बात जायज़ नहीं है कि आप एक अपना जो है डर्टी लिनन जो है वो पब्लिक में उछालें। यहाँ पे मेरे ख्याल में थोड़ी सी उनसे गलती हुई है और ये होनी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच हसन अयूब साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लंदन जाना, लंदन से वापस आना, जेल जाना, जेल से वापस आना, सियासत में आना जाना लगा रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने इंतखाब करना है आने वाले इंतखाबात में कि आप किसका इंतखाब करने जा रहे हैं, वो आपने बहुत सोच समझ के करना है। बस हमारा यही पैगाम है। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और हम प्रोग्राम के आगाज़ में आपको पहले बता चुके हैं कि एक होते हैं गोश्त खोर, एक होते हैं सब्जी खोर। लेकिन हरमीत मुझे नहीं समझ आती उन लोगों की जो सब्जी और गोश्त मिक्स करके खाते हैं, उन्हें अब हम क्या नाम दें, या इस मोहब्बत को, इस प्यार को हम क्या नाम दें, हमें नहीं पता। खैर, लेकिन ये सवाल जो है इसका जवाब देने के लिए जो मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हमाला खान है और ये माहिर ग़िज़ाइयत है। इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमाला, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हमने बात करनी है आज ख़ास तौर पर इस चीज़ पे कि गोश्तखोरी का रुझान जो है आपको पता है वो बढ़ता चला जा रहा है। मतलब हमें लगता है कि अगर आपने डाइट भी करनी है तो ज़्यादातर सजेस्ट किया जाता है कि आप बारबेक्यू पे शिफ्ट हो जाए ना, ख़ासतौर पर रात का खाना। लेकिन वेजिटेरियंस जो होते हैं दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दिस कि हमने नहीं खाना गोश्त। आप क्या समझती हैं दोनों चीज़ों को अगर हम पैरेलल रखें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर क्या चीज़ है अगर आप डाइट कॉन्शियस है तो? ठीक है, थैंक यू सो मच सोहा। इसमें अगर सबसे पहले देखा जाए तो हम लोग बात करेंगे वेजिटेरियंस की भी और प्रोटीन बेस्ड डाइट की भी, क्योंकि ये दो डिफरेंट तरह की डाइट्स जो हैं वो एज सच मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। यहाँ तो आप बिल्कुल सब्जियों की तरफ शिफ्ट हो जाएं और सब्जियाँ खाते रहें तो आपका वेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसी के साथ साथ कहा जाता है यहाँ तो आप बिल्कुल प्रोटीन बेस की तरफ आ जाएं, कार्ब्स भी छोड़ दें, फैट्स भी छोड़ दें और आपका वेट जो है वो लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं और दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन जैसे आपने बात की कि अगर हम दोनों चीज़ों को पैरेलल लेकर चल रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास जो 5 फूड ग्रुप्स हैं जिसमें कार्ब्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं, फ्रूट्स एंड डेयरी आ जाता है, वेजिटेबल्स आ जाते हैं। अगर हम इन 5 फूड ग्रुप्स में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अगेन जैसे हम बात कर रहे थे कि सब्जी और गोश्त को मिलाकर अगर खाया जा रहा है तो उससे आपको मिनरल्स भी मिल रहे हैं, आपको वाइटामिन्स भी मिल रहे हैं, आपको साथ साथ प्रोटीन्स भी मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा, सब्जियों की अगर हम बात करें हरमीत, तो ऑब्वियसली चूँकि हरमीत भी जिम करते हैं और बड़े डाइट कॉन्शियस भी हैं, तो इस बात का अंदाज़ा हरमीत को भी बड़े अच्छे तरीके से कि कहा जाता है कि अगर आप सिर्फ सब्जियां खाते हैं तो आपको पता है इसमें विटामिन्स भी है, इसमें फाइबर्स भी हैं, आपको हर चीज़ मिल रही होती है। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं तो आप क्या समझती हैं कि उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम उसको भी बैलेंस नहीं कर पाते? बिल्कुल ऐसे ही है, तो यहाँ जाके मसला हो जाता है, फिर आपको बाद में साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम मीट की बात करें, प्रोटीन्स की स्पेसिफिकली बात करें तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को 3 आउंस प्रोटीन जो है वो उसकी डेली रिक्वायरमेंट में अलाउ होता है। अब 3 आउंस प्रोटीन को देखा जाए तो वो बिल्कुल आपके हाथ की हथेली में जितना प्रोटीन पूरा आता है, जितना गोश्त पूरा आता है, उसको हम 3 आउंस कहते हैं। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो कोई भी हाथ की हथेली जितना प्रोटीन जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, हमेशा इससे ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल की जा रही होती है। सो अगर आप बिल्कुल सब्जी या गोश्त को मिक्स करके खाना चाहते हैं तो सब्जियां अगर आपके पास सौते हैं या ऑयल फ्री सब्जियां जिनको आपने बहुत ज़्यादा मिक्स ऑयल में फ्राई नहीं किया हुआ, तो उसकी क्वांटिटी आपके पास अनलिमिटेड होती है, आप सब्जियाँ खा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम आलू एंड मटर जिसमें स्टार्च का लेवल ज़्यादा होता है। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी सब्जियाँ हम उसकी एक रिक्वायर्ड क्वान्टिटी से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आप उसमें मीट का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि 3 आउंस से ज़्यादा उसका इस्तेमाल ना करें। एंड 3 आउंस में आपको अगेन बता रही हूँ कि वो आपके एक हाथ की हथेली के जितना होता है। अगर आप इससे ज़्यादा मीट कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली उसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि अल्टीमेटली आपको लेटर इन लाइफ जो है वो समझ लेते हैं। हमारा अगर हम देखें एक और चीज़ जो सर्दियाँ आ रही हैं, अब आ गई हैं सर्दियाँ, अगर बात की जाए तो इसमें ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि करी या जो गोश्त हो रहे हैं। फिर हमने ये भी देखा है कि सोहा जैसे लोग जो हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि हाय रब्बा कम से कम सीख कबाब और उसके ऊपर नमक छिड़क के मसाला लगा के रायता तड़का के खा लिया जाए। तो ये हाँ, रायता पुदीने वाला और फिर उसमें मिर्च, सब्ज मिर्च, हरी मिर्च, ये जो रुझान है हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़ता जा रहा है, खासकर बारबेक्यू का। इसका कोई फायदा है या नुकसान की तरफ ही हम जा रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा हरमीत, इसमें सबसे पहले मैं नुकसान की बात करूंगी क्योंकि इसमें जो है हमारे पास ट्रेंड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। लोगों को लगता है कि वो स्मोक्ड किस्म का चिकन या ग्रिल्ड किस्म का चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद वो अपना वेट भी लूज कर रहे हैं और बहुत कोई हेल्दी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा मीट को कंज्यूम करेंगे तो आपके ब्लड की जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। जब आपके ब्लड की पीएच एसिडिक हो जाएगी तो ब्लड क्या करेगा, अपनी पीएच को न्यूट्रलाइज नॉर्मल करने के लिए आपकी हड्डियों से कैल्शियम ले रहा होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी हड्डियाँ खुरना शुरू हो जाएंगी, जिसे आम जुबान में हम ऑस्टियोपोरोसिस या रिकेट्स का मसला भी कहते हैं, जो आजकल ओल्डर एज में और चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा कॉमन देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मीट इस्तेमाल करें तो उसके अंदर फैटी यानी कि चिकनाई का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा, मटन या बीफ में देखें तो आप चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो आपके ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन देखिए एक तो उसका इटसेल्फ फैट जो है वो तो है, फिर हमने जिस तरह से उसको बनाना होता है जरा उस पर फोकस करें कि हमने तो उसको भून के वो भून नहीं जाता है। एग्जैक्टली। तो उसमें उसकी ग़िज़ाइयत कहाँ रह जाती है? ग़िज़ाइयत कहाँ रह जाती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम हमेशा कहते हैं
कि उसको मीट को आप प्रॉपर्ली कुक ज़रूर करें, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन आप उसको इतना ओवर कुक ना कर लें कि अल्टीमेटली उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाए। पहले हम उसको अलग से कुक करते हैं, फिर हम उसको स्मोक पे कुक करते हैं, तो जब वो हमारी प्लेट तक आने तक वो सिर्फ एक पीस ऑफ मीट होता है, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता। क्या इसमें बेनिफिट्स के साथ साथ CVD का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, क्योंकि हम लोग मीट को इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ आपके पास आप देखेंगे कि किडनीज पे वर्कलोड जो है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, किडनीज आपकी ओवर बर्डनाइज हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे एक आप और चीज सर्दियां हैं और फिर दिन का खाना इतना दिल नहीं करता, लेकिन रात के खाने पर सबकी फोकस होती है और आज की ख्वाहिश होती है कि भैया दस्तरखान रहे तो सजा भरा रहे और फिर उस समय हर चीज, और फिर शहीद होने के लिए भी हम तैयार होते हैं। जाहिर बात है, क्या करना चाहिए जब इतना कुछ खा लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या ऐसी चीज इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे कम से कम कुछ बेहतरी हो, ऐसा ना हो कि वो नुकसान की तरफ सारी चीजें जाए। बिल्कुल हरमीत, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगी कि कभी भी ऐसा मत करें कि अब खा लिया है तो उसको रिग्रेट की तरफ ले जाएं। ठीक है, रिग्रेट बिल्कुल ना करें कि खा लिया तो फिर अपनी बॉडी को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें कि हम आइंदा से जो है इसको बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। इसीलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप सुबह नाश्ते से रात डिनर तक कुछ ना कुछ खाते रहें। आपके पास 3 मेजर मील्स होते हैं और 2 स्नैक्स होते हैं। अगर आप इनमें कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो एकदम से आपकी भूख की शिद्दत का एहसास इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा खाना पड़ जाए। लेकिन स्टिल किसी पार्टी पे या किसी डिनर में आप जब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी वॉक जो है वो ज़रूर करें। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नॉर्मल डेज में कर रहे हैं तो फिर किसी डिनर के बाद जो है उसको 10-15 मिनट ज़्यादा बढ़ा लें। कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे जो है वो आपको लगे, अंदर की सेटिस्फेक्शन भी हो कि हाँ ठीक है जो है मेरा स्टमक अब ठीक से काम कर रहा है। इसी के साथ साथ सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें खाने में। फिर वो बात आ जाती है कि सब्जियों का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, क्योंकि जैसे सोहा ने बात की कि उसके अंदर फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और फाइबर्स क्या करते हैं आपकी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। कॉन्स्टिपेटेड लोग जो होते हैं उनको कहा जाता है कि वो छिलकों समेत फलों का इस्तेमाल करें या सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि फाइबर्स अल्टीमेटली आपकी स्टमक की और गट हेल्थ को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग कहवे का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जैसे आजकल सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा इन है और कहवा जात का इस्तेमाल किया जाता है। तो इलायची या किसी ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल करके आप कहवा बनाएं जो अल्टीमेटली आपकी स्टमक हेल्थ के लिए बेहतर हो। लेकिन अगेन ये नहीं है कि आप कुछ भी खा के रेंट पे कहवा या इस तरह की चीज़ें पीकर आप समझेंगे आपने बहुत दुखती रख पे हाथ रखा है ना कि अगर आपको पता है, आपको लगता है कि आप कुछ भी कर लें, कुछ भी खा लें, कुछ भी पी लें, उसके बाद इट्स ओके टू टेक अ ग्रीन टी मैन, इट्स ओके। अच्छा चलिए, ये भी हम चलिए इसको भी हम थोड़ी देर के लिए बाद में डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास 2 ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं, एक गोश्तखोर है और एक सब्जी खोर है, और हमें पता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते इस चीज़ पे। जो गोश्तखोर है वो सब्जी नहीं खाता, जो सब्जी खाता है वो गोश्तखोर नहीं है। अब दोनों में से आप क्या समझती हैं ज़्यादा कौन लंबा जी सकता है इस सारे सिनेरियो में जो हमने बिल्ड किया है? अच्छा, इसमें डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों को सपोर्ट नहीं कर रही। मैं ना सब्जी खोर को सपोर्ट कर रही हूँ ना मैं गोश्त वो मेरे वाले को सपोर्ट कर रही है जो कि मिक्स करके चीजें खाती है। एग्जैक्टली, मैं एक ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रही हूँ जो 5 फूड ग्रुप्स में से अपनी चीजें ले रहा है। क्योंकि अगेन बात करें, अगर सब्जी खोर है वो बहुत ज्यादा सब्जियां भी खा रहा है तो उसमें अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है। वो प्रोटीन्स कहाँ से ले रहा है, प्रोटीन्स का उसके पास क्या सोर्स है, जिसकी वजह से प्रोटीन्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी की डेवलपमेंट कैसे होगी, आपके हेयर, नेल्स और स्किन जो बने ही प्रोटीन से हुए हेयर और नेल्स वो कैसे ग्रो करेंगे। दालों से जो है तो जो सब्जी खोर होते हैं वो फिर दालों पे शिफ्ट हो जाते हैं प्रोटीन, ये क्योंकि एनिमल बेस्ड प्रोटीन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं। तो फिर जो बहुत ज्यादा वीगन होते हैं हम उनको कहते हैं कि आप कोशिश करें कि एटलीस्ट प्लांट बेस्ड प्रोटीन से तो अपना प्रोटीन पूरा करें ना। लेकिन अगर स्टिल आप जैसे बात करें कि बहुत सिवियर वीगन्स होते हैं जो कि अंडे और दूध का इस्तेमाल भी, यानी कि एनिमल की जो बाय प्रोडक्ट्स होती हैं उनका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे होते, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन फिर इसके ऑपोजिट आ जाए, अगर आप गोश्त खोरों की बात करें तो जैसे हमने बात की कि उनमें ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, इस तरह की सारी चीज़ों का मसला होता है, तो मैं दोनों को सपोर्ट नहीं करती। इस पॉइंट पे मैं यही कहूँगी कि आप 5 फूड ग्रुप्स में से ज़रूर बैलेंस डाइट लें। आप कार्ब्स भी लें, ज़रूरी नहीं है कि आप रोटी खा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं। आपको रोटी खाने की भी उतनी ज़रूरत है, आपको सब्जियां खाने की भी उतनी ज़रूरत है, आपको फलों की भी उतनी ज़रूरत है। अच्छा, इसी बात पे ना मैं एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ। आजकल जो डाइट मार्केट में है, किसी की बात करें, आप कीटो कर लें, आप प्रोटीन बेस्ड डाइट कर लें, आप कार्ब्स बेस्ड कर लें, आप आजकल तो एग डाइट भी आई हुई है, बनाना डाइट भी आई हुई है। आई डोंट नो, जस्ट यू गॉट स्टक सम टाइम, यू गॉट कंफ्यूज्ड। आप क्या समझती है, कोई भी आपको डाइटिशियन हमेशा ये कहता है कि रोटी चावल छोड़ दो, सबसे पहले वो आपसे कहते हैं रोटी चावल छोड़ दो, ठीक है, रोटी चावल छोड़ के आप पतले हो जाते हो। लेकिन आप फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ इस चीज़ को एक्सक्लूड नहीं कर सकते अपनी लाइफ से। फिर जब आप खाते हो तो वो बाउंस बैक होता है। आप बताइएगा कि कंसाइज करके कि किस तरह से अपनी रूटीन को डाइट कॉन्शियस रखना चाहिए टू टेक ऑल दीज थिंग्स इन लाइफ।
इसमें सबसे पहले बात करूंगी, पाकिस्तान में तो ब्रेड एंड बटर है ही रोटी और चावल, आप रोटी एंड चावल को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इसमें आप एक पोर्शन कंट्रोल डाइट की तरफ आ सकते हैं, जिसमें आप एक अपनी बॉडी वेट के लिहाज से, एक स्पेसिफिक BMI के लिहाज से हम एक इंडिविजुअल का पोर्शन कर देते हैं कि आप इतने पोर्शन में अगर खाना ले रहे हैं तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ भी जा रहे हैं, आपका वेट भी लूज हो रहा है और अल्टीमेटली आप बीमारियों से भी बच रहे हैं। जिसमें आप 4 to 5 पोर्शन कार्ब्स के ले रहे होते हैं, जिसमें आप 20 to 35% प्रोटीन्स के ले रहे होते हैं, जिसमें आप 10 to 15% फैट्स के ले रहे होते हैं, फैट्स में आप 7% सेचुरेटेड फैट्स ले रहे होते हैं, सब्जियां हम अनलिमिटेड ले लेते हैं, फ्रूट्स के आप 2-3 पोर्शन ले रहे होते हैं, 1-2 पोर्शन आप डेयरी के ले रहे होते हैं। सो ये जो पोर्शंस है, इसमें अगर आप खाना ले रहे हैं पूरा दिन इन 5 फूड ग्रुप्स में से ले रहे हैं, तो दिस इज मोर देन। माला एक और चीज सोहा आपने भी देखा होगा, खासकर मैं अपने इलाकों की तरफ जाता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, वहां पे जो है एक चीज गोश्तखोरी बहुत ज्यादा है। बेशक किसी को 2 बोटियां भी मिले, आपको उसमें बर्तन में तैरना भी पड़े बोटी को हासिल करने के लिए, वो करते रहते हैं। लेकिन ऐसे में मैंने देखा है कि खवातीन में बहुत ज्यादा, एक तो मोटापा बहुत ज्यादा है, फिर वो चक्कर, डॉक्टरों के चक्कर भी बहुत ज्यादा लगने हैं। ठीक है आप खाएं, लेकिन उसके साथ साथ आप क्या सजेस्ट करेंगे कि भैया आप बेशक खाएं लेकिन कुछ और चीज जो है साथ में अगर लें तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। हरमीत, मैं अगेन बात करूंगी इसमें फिजिकल एक्टिविटी की। आप अपनी बैलेंस डाइट के साथ अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो ये बहुत बड़ा आपका ड्रॉबैक है। आप कुछ भी कर लें, अगर आपकी जिंदगी में चहलकदमी नहीं है तो आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ ही नहीं सकते। आप चाहे जितना मर्जी कॉन्शियस होकर खाना खा रहे हैं, जितना मर्जी पोर्शंस में खा रहे हैं, हरकत में बरकत है, आपका फिजिकल एक्टिविटी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप किसी मल्टीविटामिन, किसी न्यूट्रास्यूटिकल की तरफ ना जाएं अगर आप अपनी डेली लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी करें। बहुत सारी औरतें ये समझती हैं कि वो घर का काम कर रही हैं तो यही उनकी फिजिकल एक्टिविटी है। बड़ा मिसकंसेप्शन है, आपको पता है, और ये बात मैं बारहा जहां मुझे मौका मिलता है मैं करती हूँ कि अगर आप सारा दिन घर का काम करके हाथ पाँव लेके बैठ जाती हैं कि हम बहुत थक गए हैं, तो इट डजंट मीन कि आपने एक्सरसाइज की या आपने वर्कआउट किया। तो वर्कआउट के लिए हरमीत पाजी के लिए सुबह सुबह उठ के जैसे वो करते हैं, वो कुछ भी हो जाए, आपको पता है मैंने उनकी रूटीन पिछले 1-1.5-2 साल से जब से मैं ये शो कर रही हूँ वो नहीं मिस करते। तो आपको अपनी ज़िंदगी में बाद में पता चलेगा कि ये एक एडिक्शन होती है। अगर आप वॉक करना शुरू कर दें, वर्कआउट या एक्सरसाइज, इसके बगैर आप रह नहीं सकते। बशर्ते कि इनिशिएटिव लें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन आपने खुद बेहतर करनी है। हमारा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। तो प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे वर्ल्ड कप 2023 की। अगर हम बात करें ओवरऑल सारी परफॉर्मेंस की, तो आपको पता है कि ऑन एंड ऑफ सोशल मीडिया पे ऐसी रिव्यू वीडियोस, पिक्चर्स या ट्वीट या मीम्स आती रहती हैं कि हमें हमारी टीम की परफॉर्मेंस का पता चलता रहता है। बट ऑल दो ऑन ग्राउंड अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली अब हम होने वाले मैच की बात करेंगे जो कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ होने जा रहा है। और अफगानिस्तान के जो कोच हैं, इस हवाले से मैं आज ही उनकी ट्वीट पढ़ी थी अरमीत, उनका कहना ये कि हमारी टीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है जब उनका मैच पाकिस्तान के साथ होता है। तो वो एक्साइटमेंट जो है वो पॉजिटिविटी के साथ क्या परफॉर्मेंस की फॉर्म में जो है वो ग्राउंड में नजर आएगी। और हमारी टीम जो है इस हवाले से कितनी प्रिपेयर है, क्योंकि ऐसा ऐसा हमने अफगानिस्तान की टीम को ग्रेजुअली पॉलिश होते हुए देखा हुआ है और अभी इस वक्त बड़ी ऑर्गेनाइज्ड एक फॉर्म में वो अपने आप को लेके चल रहे हैं अपने कोच के साथ। तो इस सारी सूरत पर बात करते हैं। नजीबुल हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड कॉलिस्ट को आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। कहिएगा कि अगर अपनी टीम की हम बात करें तो 11 मजलूम पाकिस्तानी जो है वो कह रहे हैं कि फंसे हुए हैं इस वक्त भारत में। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से कि इस तरह की ट्वीट हो या इस तरह की आप मीम्स की बात करें? खलील रहमान कमर ने कहा था अपनी ट्वीट में, तो आप क्या समझते हैं कि परफॉर्म उस तरह से कर रहे हैं जिस तरह से हमने तैयार करके अपनी टीम को भेजा था? देखिए, पहली बात तो ये कि हमने तैयार करके ही तो नहीं भेजा था। अच्छा। तभी तो ये हम इस पोजीशन में पड़ गए। प्रॉब्लम ये है कि हम बार बार पिछले 1-1.5 साल से जिसमें हमें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है, हम कह रहे थे कि आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं है। सबसे बड़ी चीज कि ये जो रैंकिंग सिस्टम है ना आईसीसी का, ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, ये सबसे बड़ा स्कैम है। बिकॉज आप कमजोर टीमों से खेल रहे हैं, बड़ी टीमों से खेल रहे हैं जो अपनी स्ट्रेंथ के साथ नहीं है, और उसके बाद आप उनको हरा के नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो दुनिया कहती हो ये तो नंबर 1 टीम है पाकिस्तान, और आप इसके बारे में कह रहे हैं कि ये तैयार नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमने ना अपना बैकअप रेडी किया। आप गली मोहल्ले का भी मैच खेलने जा रहे हैं तो उसमें शाहीन अफरीदी खेल रहे हैं, उसमें नसीम शाह खेल रहे हैं, इंजरी हो गई। देखें अभी भी लास्ट मैच में शाहीन थोड़ा अपने फॉर्म में आते हुए दिखे, उससे पहले ये पूरी टीम को आप देखें लेथार्जिक सी लग रही है, थक गई है खेल खेल के, और इनकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है। हिंदुस्तान की जो टीम है जो इस वक्त अनबीटन है इस वर्ल्ड कप में, उन्होंने अपनी बी टीम हर जगह वो भेजते रहे जिसमें यंग लड़के थे, छोटी टीमों से खिलाते रहे,
और सब कहते थे कि यार ये इनको भेजते हैं, अपनी मेन टीम को तो भेजते नहीं है। दे सेव एनर्जी फॉर द वर्ल्ड कप। सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अगर हम देखें इस सारी सूरत में पाजी एक और चीज पाजी जो आपने शाहीन की बात की, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि छोटी टीमों के साथ लड़ते रहते, बड़ी टीमों के साथ लड़ना बड़ा मुश्किल लग रहा है, सूरत हाल ये है। लेकिन सर बॉलिंग के हवाले से बात की जाए, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा मैच था बड़ा थका हुआ था। अगर आप फील्डिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, तो अफगानिस्तान को अगर हमने देखा है तो ग्राउंड से सीधा उठ के बड़ा पॉलिश होके, जो सोहा कह रही है कि आया हुआ है। अब कितना टफ होगा, क्योंकि एक तरफ फास्ट बॉलिंग की बात की जाए या उनकी बैटिंग लाइन की बात की जाए, तो मुकाबला कहीं ना कहीं आपको कैसा लग रहा है सर? देखिए ये जो बात है ना कि अफगानिस्तान उठ गई है, आई थिंक अफगानिस्तान को ना अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। इन 50 ओवर्स एंड टेस्ट मैच दे कैन बीट एनी साइड इन T20 एनी डे, ये मुझे उस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन वनडे में भी ना, अब देखें वो वन साइडेड मैच हार गए बांग्लादेश से और हरा दिया वर्ल्ड चैंपियन को, तो इतना ड्रास्टिक चेंज है। कभी कोई, जैसे पाकिस्तान के लिए कहते हैं ना, पता नहीं आज कौन सी टीम ग्राउंड में उतरेगी, यानी किस मूड में आएगी, या तो सामने वाले को उड़ा दे या खुद ही हथियार डाल दे। तो अफगानिस्तान का भी ऐसा ही है। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि ये जो मैच है ना, ये है चेन्नई में, तो आई वुड से इट्स बेनिफिट अफगानिस्तान, क्योंकि इस पिच में ना आपको स्पिन बहुत मिलता है, तो उनके स्पिनर्स ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास है, और हमारे तो सॉरी स्पिनर लगते ही नहीं है, क्योंकि विकेट टेकिंग सर आपने स्पिनर की बात की। इस सारे मैच को अगर हम उठा लेते हैं तो टॉप 5 की जो बॉलर है उसमें फास्ट बॉलर ही ज्यादा हमें नजर आते हैं, स्पिन कहीं नजर नहीं आती। तो आज आपको लगता है कि कुछ जादू हो जाएगा अफगानिस्तान की, जिस तरह आप फरमा रहे हैं सर? देखिए, हमें तो अफगानिस्तान पे टैकल करना होगा, फास्ट बॉलर से ही करना होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, यू डोंट हैव क्वालिटी स्पिनर्स। मैं तो जब मिचेल सेंटनर को देखता हूँ बॉल कराते हुए, तो मुझे लगता है क्या इससे भी अच्छा कोई स्पिनर दुनिया में होगा। जब मैं कुलदीप यादव को देखता हूँ बॉल कराते हुए, तो मैं कहता हूँ यार हमारे पास क्या कमी है। तो प्रॉब्लम ये है, वही वाली बात है कि हमने अपनी टीम सही से बनाई नहीं है। इस वक्त एक स्पिनर जो कि डिफरेंस डाल सकता था, वो ट्रैवलिंग रिजर्व में है, उसका नाम है अबरार अहमद। तो आपने ये गलती तो की है ना आपने, कि आपने, आपके पास ना अपने बैकअप्स रेडी थे, आप एक पता नहीं किस एरोगेंस में चल रहे थे कि हम तो जीतेंगे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक और चीज़ है जिसमें चाहती हूँ कि आप एड्रेस करें कि आप ये देखें कि हमने अपनी एनर्जी सेव नहीं की। छोटे मैचेस में हमने दे दौड़ा, इनको भी खिला लो, उनको भी खिला लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। अब अगर हम बात करें ऑन ग्राउंड, तो देखिए होम ग्राउंड का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट है। आपने कहा कि अनबीटेबल जा रही है इस वक्त इंडिया की टीम, 20 साल बाद मैच जीता है उन्होंने, उसको सेलिब्रेट करने। विराट को देखें तो आपको पता है कि वो मैच खेलने मैदान में आते तो लगता है कि बस सेंचुरी करने के लिए आए हैं, बाय हुक और बाय क्रुक वो करनी है, वो नहीं देखते कि बिकाम मैच जा रहा है, कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा। आप क्या समझते हैं कि खासतौर पे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो एक शोर बर्पा हो जाता है, और खासतौर पे जो आपके शायकीन क्रिकेट है वो ये कहते हैं कि नहीं मैच फिक्स था, होम ग्राउंड है उनका, वहाँ पर मैच हो रहा है। इस सारे फैक्टर्स को आप किस तरह से देखते हैं? That is ridiculous। देखिए, अब ये जो जब भी आप हारने लगते हैं यही बातें हो जाती हैं, मिले हुए थे, मैच फिक्स था, फलाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है। दूसरी बात ये कि इंडिया की टीम राइट नाउ इज द टीम टू बीट इन दिस वर्ल्ड कप। और देखिए बात समझे, आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके खिलाफ एक बड़ा स्कोर बने और बाबर आजम रन ना करें। मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आपकी बैकबोन ऑफ द साइड इज नॉट स्कोरिंग एनी रन। आप देखिए, मास्टर ऑफ रन चेस क्यों कहते हैं विराट कोहली को? कल भी उनका मैच हल्का सा थोड़ा सा वो होने लगा और विराट कोहली खड़े हो गए, उससे पहले उन्होंने सेंचुरी स्कोर की हुई है। सही है, कल तो आप समझे he has played 286 मैचेस, कल वो 5 रन से रह गए, वरना सचिन तेंदुलकर का सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर कर देते। सचिन तेंदुलकर did it in 463 मैचेस। There is a significant amount of difference in games. So Virat is another level. He is a living legend. सर एक और चीज जो आप फरमा रहे हैं कि चेन्नई के मैदान में स्पिनर की बड़ी कामयाबी हो सकती है, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें नया गेंद जो होता है तो उससे स्पिन करना, बॉलिंग की स्विंग करना, उसको थोड़ा सा मसला होता है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि कौन सा बॉलर हो उससे नई गेंदबाजी कराई जाए इस पिच पे? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि आप उस वक्त राइट नाउ जो वहाँ मैनेजमेंट मौजूद है, कप्तान वगैरह, वो मिलके सिचुएशन के हिसाब से फैसला करें। ठीक है, क्योंकि आपका तो बनता ही नहीं है ना कि आप शाहीन के अलावा किसी से भी पहला ओवर कराएं। और ये हो सकता है कि आप ऑन द अदर एंड इफ्तिखार को ट्राई कर सकते हैं, एज ए स्पिनर आप इफ्तिखार से बॉल करवा सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन देयर। फखर जमान सर भी नहीं है आज, तो कैसे देखते हैं कितनी बड़ी कमी है? फखर इज वे आउट ऑफ फॉर्म। बहुत चांसेस मिलने के बाद भी देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये एक ही प्लेयर ऐसा है जिसे गेम चेंजर कहते हैं ना,
कि ऊपर से आए और मार धाड़ शुरू करे और अच्छे रन बनाए, बट ही इज कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म। और अगर वो नेपाल और इन टीमों के खिलाफ भी फॉर्म में नहीं आ रहे जो एशिया कप में उनको मौका मिला था, तो अब तो बहुत मुश्किल हो गया है ना। और वैसे भी वो अवेलेबल नहीं है राइट नाउ सिलेक्शन के लिए, क्योंकि वो उनको तो इंजरी हुई थी, उनकी वो थोड़े प्रॉब्लम में थे, तो ये था कि वो आज तक के लिए शायद अवेलेबल नहीं है। आज के बाद फिर उनकी सिचुएशन देख के पता चलेगा। बट राइट नाउ आई डोंट थिंक कि आज के मैच में वैसे भी उनकी जरूरत है। अगर वो अवेलेबल होते भी हैं तो ये चेन्नई में मैच है, इसमें जरा मार धाड़ वाला प्लेयर नहीं, इसमें जो टाइम करता है सर player, उसामा वो मीर काफी बड़े खबरों में रहे, बड़ी तनकीद हुई उस पे, और पहला मैच और फिर कहीं ना कहीं इस किस्म की खबरें का आना और फिर कंट्रोवर्शियल मीडिया की तरफ से इतना ज्यादा दबाव, तो आज उसको कैसे देखते हैं अगर वो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के मामले में मैच में हुआ? देखिए इस वर्ल्ड कप में तो अच्छी अच्छी टीमों के फील्डर्स भी कैच गिरा रहे हैं फॉर सम रीजन। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया भी, कल इंडिया कितनी जबरदस्त फील्डिंग साइड है, इंडिया ने भी कैचेस गिराए, कल न्यूजीलैंड से भी गिरे। तो अगर उसामा ने एक कैच गिरा दिया, नॉट एन एक्सक्यूज, एक प्रोफेशनल प्लेयर को छोड़ना नहीं चाहिए कैच, लेकिन वो आप समझे बाहर बैठे हुए थे, पहला मैच था, वार्नर का कैच था, ही वाज अ बिट रस्टी, तो वो इस वजह से वो कैच गिर गया। मैं कैच पे तो उन पे वो नहीं कर रहा, लेकिन जो जहां तक बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात है, तो दैट वाज जस्ट वन गेम। तो आप उनको अभी मैच दें, उनको कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि दिस इज व्हाट वी हैव। मैं तो इस टीम से पहले से ही खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये मतलब ये ऑप्शंस आपने खुद क्रिएट नहीं किए ना, अपने लिए आपने खुद मुश्किल डाली है। तो अब जो टीम है वही है, तो वी हैव टू ठीक है जी। वैसे आप इस लिहाज से ठीक भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोई दूर तक दौड़ती हुई हमें अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट में दिखाई नहीं दे रही। नजीब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अब हमने प्रोग्राम में आगे बढ़ना, और आगे बढ़कर हमने चूँकि प्रोग्राम के आगाज़ में जब हम आपसे टॉप स्टोरीज़ का जिक्र करते हैं तो हम हमेशा बताते हैं कि हमने क्या क्या आपसे शेयर करना है। हैंडीक्राफ्ट की अगर हम बात करें, फिर कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट की बात करें, तो उनका चर्चा ना सिर्फ पाकिस्तान में हरमीत, बल्कि बाहर भी ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर उनकी घर की बनाई हुई दस्तकारियाँ जो हैं वो बहुत मशहूर है। और हरमीत, ये बात तो बिल्कुल सच है कि पहले शादी ब्याह में आप देखें तो इस तरह की पीढ़ियाँ छोटी छोटी, अगर हम बात करें, से झूला बहुत खूबसूरत लग रहा था, डेकोरेशन के पीसेस जो कमरे में रखे जाते थे, ये कंपलसरी समझा जाता था कंपलसरी के शादी होगी तो ये जरूर देने। अभी आप अगर इलाकों की तरफ आप जाएं, सिंध के, बलूचिस्तान के, KPK के, तो पंजाब के भी ऐसा है, लेकिन सिंध में बहुत ज्यादा और खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ पे क्योंकि हमें भी इनविटेशन होती थी और कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता था कि कोई अच्छा कुछ पकवान बने होंगे बड़े मजे के, सो हम भी चले जाते थे। फिर इसमें अगर बात की जाए, दो जो हमें 4 पाए जो होते हैं, यानी 4 पाई के जो पाए होते हैं, इसको जिस तरह रंगारंग तरीके से सजाया गया है, ये खसूसन स्पेशल एक दुल्हन के लिए फिर अलग सी चारपाई बनाई जाती है मुख्तलिफ देहातों में, उस पर वही बैठती है जब सुबह सवेरे वो उठती है और फिर नाश्ता वगैरह तैयार होता है और सबको खिलाया जाए। तो पहली रोटी जो है, पहला पराठा वही बनाती है और सबको खिलाती है एक नवाला करके। तो ये चीज हमने बहुत करीब से देखी है। और फिर सिंध की मैं बात करूं तो सिंध में ऐसे जबरदस्त किस्म के जो कारीगर हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पे पजीराई मिली है, अवार्ड्स मिले हैं, बल्कि मेरी मुलाकातें बहुत सारे के साथ हुई है। और इस्लामाबाद में लोक विरसा के नाम से यहाँ पे जबरदस्त किस्म का मेला सजता है, जिसमें ऐसे लोग आते हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से, और उनकी हाथ की कारीगरी को आप देख के आप हैरान परेशान, आप वाह वाह करते चले जाएंगे, क्योंकि इस किस्म का काम है और वाकई में जुड़ी हैं ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे रस्म रिवाज से और माजी से चली आ रही हो। आज भी आपने लोगों ने इसको जिंदा रखा हुआ है सुहा। और जिंदा रखने के लिए हमारी भी थोड़ी सी पार्टिसिपेशन बड़ी ज़रूरी है कि मॉडरेट फॉर्म में आप देखें तो इसे मुख्तलिफ टिश्यू पेपर या मुख्तलिफ अगर किचन एक्सेसरीज़ की बात करें तो इसको भी अब इस फॉर्म में बनाया जा रहा है, ताकि सकाफत भी जिंदा रहे और आपके घर में एक ना एक ऐसा डेकोरेशन पीस ज़रूर होना चाहिए जो कि इस सकाफत को डिपेक्ट करता है। तो ख़रीदारी भी आप किया करें, ख़ासतौर पर इस तरह की दस्तकारियों की। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल के दौर में, खासतौर पे आजकल के दिनों की अगर मैं बात करूं तो आप सोशल मीडिया उठा लें, आप प्रिंट मीडिया उठा लें, आप मेन स्ट्रीम मीडिया उठा लें, हर पिक्चर, हर तस्वीर या हर वीडियो जो है वो चीख कर ये बता रही है कि इसराइल की जारियत किस पीक पर पहुंच चुकी है। लेकिन अगर हम गज़ा की पट्टी की बात करें, वहाँ पर मौजूद बच्चों की, बहनों की, भाइयों की बात करें, तो इस वक्त इंसानियत जिस कदर मुश्किल है, किस कदर परेशान है, वहाँ पर इंसानी बहरान जो पैदा कर दिया गया है। अगर हम मिस्र के रास्ते आने वाली इमदाद की बात करें या कोई और बहरान की बात करें, तो ईंधन, बिजली, पानी, खुराक, इस वक्त कुछ भी गज़ा तक नहीं पहुँच रहा। लेकिन अगर इस सारी सूरत हाल पर बहुत लंबी तमहीद भी मैं बांधूँ तो हर एंकर आपको इस पर
बात करता तो ज़रूर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं बात करना चाहूँगी सिर्फ उन लोगों की जो दरअसल मदद करना चाहते हैं, लेकिन मदद करने के लिए एक क्रेडिबिलिटी, एक रिलायबिलिटी, कुछ ऐसे इदारों की अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में जो एग्जिस्ट करते हैं, कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे टॉप 10 इदारों में वो इदारा आता है कि इंसानियत जहाँ मुश्किल में है, जहाँ परेशानी है, वो तुर्की हो, पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला या ऐसी सैलाब की सूरत हाल हो, हमेशा अपनी इमदाद को बर वक्त पहुँचाने में एक इदारा पेश रहा है, वो है अल-खिदमत फाउंडेशन। इस वक्त गज़ा में मौजूद, चूँकि कहा जाता है कि वहाँ 11 लाख की आबादी में आपके 60% सिर्फ बच्चे हैं, और बच्चों की इस वक्त जो हलाकतें सामने आ रही है कि हर 10 मिनट में एक बच्चा जो है वो हलाक हो रहा है। ये फैक्ट एंड फिगर्स और नंबर्स जो हमारे सामने आते हैं, वहाँ इमदाद पहुँचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया। लेकिन अस्पतालों पे हमले के बाद अब कहा जा रहा है कि इसराइल एक दिफाई पोजीशन में आ चुका है। ईरान और दीगर अरब ममालिक जो है वो इस हवाले से दबाव बढ़ा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो कोशिश कर रही है कि इस हवाले से इमदाद किस तरह से वहाँ पहुँचाई जाए, मिस्र के बॉर्डर को किस तरह से खोल कर मुकम्मल तौर पर इमदाद को वहाँ पहुँचाने के लिए रास्ते क्लियर किए जाएँ। इस सारी सूरत हाल पर अल-खिदमत फाउंडेशन जो है वो अपनी क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सैयद वकास जाफरी साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं अल-खिदमत फाउंडेशन के। इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आपकी तशरीफ़ लाने का बेहद शुक्रिया। सर, एक आसान सा सवाल ये कि लोग ये जानना चाहते हैं कि अपनी इमदाद इस वक्त गज़ा तक कैसे पहुँचाई जाए या अल-खिदमत कैसे पहुँचाएगा। वो इसलिए कि बहरी रास्ते बंद हैं, आपको पता है ज़मीनी रास्तों की सूरत हाल बहुत ख़राब है। किस तरह से इस चीज़ को हम मेक श्योर करेंगे? अल-खिदमत फाउंडेशन इस वक्त अपनी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहा है, और गज़ा में इस वक्त हमारे 5 पार्टनर्स मौजूद हैं। ठीक है, यानी जिसमें जानसूयू मौजूद है, IHH मौजूद है, हमारी ऑनसोर मौजूद है, गाजी दस्तक मौजूद है। ये वो इदारे हैं कि जो इस वक्त गज़ा के अंदर है, उनकी अपनी टीम भी मौजूद है। और जो हमारे पास सामान था, यानी उस बमबारी की शुरू होने से पहले, तो ज़ाहिर जो हम कर सकते थे वो तो हमें करना चाहिए, और हम कर भी रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है हम इस वक्त जो है पूरी तरह तैयार हैं। हमारे यानी जिसे कहते हैं डोनेशंस के एतबार से भी, कि इस वक्त हमें सिर्फ जिसे कहते हैं कि कैश डोनेशन चाहिए, चूँकि सामान यहाँ से नहीं होगा, सामान ज़्यादा से ज़्यादा जो कि वहीं से जा सकेगा, यानी बरास्ता मिस्र बॉर्डर के ज़रिए से। तो अल-खिदमत अपनी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के तहत पहले भी काम करता रहा है, जिस तरह हम पाकिस्तान में बहुत सारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करते हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में आकर काम करती हैं। इसी तरीके से तो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हमने किया, अगरचे जितनी बड़ी मैग्नीट्यूड के ऊपर वो ह्यूमन डिज़ास्टर है, वो तो लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है कि भाई ये भी एक आपका एक साइन है आपकी मोहब्बत का और आपकी केयरिंग का जो काम हो रहा है। तो हमारा ख्याल है कि हम तैयार हैं, हम लाइन में हैं। आप बस फरमा रहे हैं कि जो तस्वीरें हमारे सामने और जो वीडियोस हमारे सामने ये सिर्फ एक ये नहीं जोड़ सकते कि ये मुसलमान है तो जुल्म उन पर हो रहा है। तो मेरे ख्याल में सब इंसानियत को खड़ा होना चाहिए, और हमेशा अल-खिदमत को हमने देखा है इस तरह काम करते हुए। सर, अब जो सोहा ने आपसे सवाल किया, जाहिर बात है मसाइल बहुत सारे हैं इस वक्त। क्या क्या चीज़ें जो हैं आप लोग अगर बात की जाए तो क्या क्या चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है इस वक्त आप लोगों की अल-खिदमत का, और फिर ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तानी जो डोनेशन देना चाह रहे हैं, तो इस वक्त अल-खिदमत ने मुख्तलिफ आप लोगों के अकाउंट्स भी हैं, दीगर चीज़ें भी हैं, लेकिन ये बताइएगा कि क्या क्या चीज़ों पर ज़्यादा इस वक्त फोकस है आप लोग देख रहे हैं? जी, इस वक्त अगर मैं एक जुमले में कहूँ तो इस वक्त हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है रसाई रसाई रसाई, एक्सेस एक्सेस एक्सेस। और ये आलमी इदारों से भी हमारी अपील है, हमारी हुकूमत पाकिस्तान से भी है, जो OIC के ममालिक हैं, कि सच्ची बात तो ये है कि सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जंगों के अंदर भी जो है कि स्कूल्स, शेल्टर्स और हॉस्पिटल जो है कि उनको हत्ता की इबादत गाहों को छोड़ दिया जाता था, लेकिन उस गज़ा की 40 मील लंबी और तकरीबन 7 मील जो है चौड़ी पट्टी के अंदर इस वक्त जो है ना मसाजिद, ना चर्चेज़, ना हॉस्पिटल्स और ना स्कूल जो है कि इस वक्त महफूज हैं। मैं ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मामूली सी इंसानियत की रमक है किसी के अंदर जो है, वो पूरी दुनिया के अंदर, क्या अफ्रीका, क्या वाशिंगटन, क्या ऑस्ट्रेलिया, लोग जो है कि बेताब हैं। और हम इस वक्त पूरी तरीके से तैयार हैं कि जो हमने किया है वो बिल्कुल जो थोड़ा बहुत हम कर सके अपनी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से हम गज़ा में कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है अभी इस वक्त हमें थोड़ी सी उम्मीद हुई है कि हमें NDMA ने कहा है कि वो इस वक्त अपने मिस्र तक सामान लेकर पहुंच रहे हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन ने 4 करोड़ का सामान उनको रिलीज़ कर दिया है। आज भी हमारे ट्रक जो है कि लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे और NDMA के ज़रिए से वो जो है कि इजिप्ट पहुँच जाएंगे। इसके साथ साथ आपको जान के खुशी होगी कि हमने डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। हाँ। और 24 घंटे के अंदर 363 डॉक्टर्स, कंसल्टेंट, सर्जन्स, इन्होंने जो है कि अपने नाम लिखवा दिए, एंड 40% आर वुमेन डॉक्टर।
फीमेल डॉक्टर हैं कि जो तैयार हैं कि जैसे हमें एक्सेस मिले, जैसे हमें आलमी इदारे इजाज़त दें तो हम जो है कि वहाँ जो ज़ख्मी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मूव नहीं कर सकते, हम उनके इलाज के लिए पहुँचे। इस वक्त सबसे बड़ा काम यही है कि हम अपनी इन चीज़ों को तैयार रखें और बाकी हम आपके मीडिया के तवज्जुह से हम लोग अपील करें, मीडिया के ज़रिए से, आलमी मीडिया से, कि जो है वो इस रसाई को मुमकिन पहुँचे बनाए। सर एक और वकार चीज़, साहब, एक और चीज़ जो हमने देखी, सुहा आपने भी देखा होगा कि जैसे आया सैलाब की तबाहकारी हुई तो अल खिदमत फाउंडेशन हर मैदान में हमें नजर आई। और फिर हमने ये भी देखा कि एक रश में, मैं खुद रिपोर्टिंग करता था तो मैंने देखा कि जो लोग थे वो ज़्यादा उन चीज़ें लेके अल खिदमत फाउंडेशन की कैंप में पहुंच जाते थे। तो ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है सर, तो क्या मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी कोई कैंप लगाने का सोच रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे कैंप पूरे मुल्क में, यानी आपको जानकर खुशी होगी कि क्या आम आदमी है, यानी बच्चियाँ, जो मासूम बच्चे हैं, काम करने वाले, जो आप कहते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन, यानी एक तस्वीर ऐसी भी आई है कि एक बच्ची ने अपने चांदी की बालियाँ वो हमारे जो है कि स्टॉल पर जो है कि जमा करा दी हैं। एक आदमी जो दोनों हाथों में पेंसिलें बेच रहा है, उसने जो है कि जो उसकी कमाई है वो सारी रख दी। और दूसरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह सेलिब्रिटीज़ भी, वो भी हमें एक्सेस कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम 65 करोड़ से ज़्यादा का फंड हम एलोकेट कर चुके हैं और हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ से वो जो सामान जो एलोकेट होगा वो भी भिजवा देंगे। और वहाँ जो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन मिस्र में मौजूद हैं, उनके ज़रिए से भी हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो इस वक्त पूरे मुल्क में फंड रेजिंग हो रही है और लोगों से हम अपील कर रहे हैं, आप हमारे जो है कि UNN नंबर पे जा सकते हैं, आप अपने मोबाइल ऐप पर जाकर आप सिर्फ अल खिदमत लिखेंगे, गूगल करेंगे, आप हमारे नुमाइंदे को फ़ोन करेंगे, कोई भी ज़रिया हो, लेकिन हमें डोनेशन इस वक्त कैश चाहिए होंगी ताकि उसके नतीजे में हम उनकी ज़रूरत की जो वहाँ चाहिए वो हम पूरी कर सकें। लेकिन मैंने फिर वही कहा कि इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है, इस वक्त रफ़ा बॉर्डर पर हरमीत सिंह साहब, इस वक्त 400 ट्रक खड़े हैं सामान के लदे हुए, 400, और सिर्फ 20 को इजाज़त मिल रही है। हम बाकायदा इस वक्त बराह रास्त राब्ते में हैं कि जो हमारे नुमाइंदे वहाँ इजिप्ट के अंदर मौजूद हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं कि इंशाल्लाह हम वहाँ पहुँच भी सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक कि आलमी इदारे और जो है कि ये हमारी OIC और इस तरह के इदारे अपना किरदार अदा न करें। वकार साहब, बराए नाम अगर हम OIC की बात करें, वहाँ पर होने वाले इजलास की बात करें, तो यहाँ पर अलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन तमाम इदारों को जो कि इंटरनेशनली काम कर रहे हैं और एम्पावर्ड हैं और इस चीज़ को मेक श्योर कर सकते हैं किस तरह से इसराइल पर प्रेशराइज जो है उन्हें करके ईरान और अरब ममालिक जो कि अब देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं इस मामलात में, लेकिन इतनी देर ना हो जाए कि वहाँ पे इंसानियत का जो जुल्म हो रहा है वो इस हद तक बढ़ जाए कि उसका अजाला मुमकिन ना हो सके। तो इस हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन अल खिदमत प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो चूँकि हमारे देखने में आता है कि आतिफ असलम हो या मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ हों, वो इस तरह से डोनेशन करते भी हैं कि हमारी इमदाद किसी तरीके से वहाँ पर पहुँच जाए। तो हम अप्रिशिएट भी करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं उन तमाम लोगों से जो छोटी या बड़ी इमदाद करना चाहते हैं। तो इस तरह के इदारे ख़ासतौर पर ऐसे हैं जो कि रिलायबिलिटी या क्रेडिबिलिटी पर बेस करते हैं और आपकी इमदाद इंशाल्लाह मुस्तकिल तक ज़रूर पहुंचेगी। तो ज़रूर इस बारे में सोचिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर जी, आपका प्यार। और रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपनी दुआओं में गज़ा के बहन भाइयों को ज़रूर याद रखें कि वहाँ पर इंसानियत का जो इस वक्त जुल्म हो रहा है उस पर अल्लाह ताला की गैब की मदद की हमें इस वक्त अशद ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।